स्टूडेंट वेलकम वन सेकेंड टू योर ऑनलाइन क्लासेस। बच्चों, इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 18 से लेकर के 23 तक आपको समझाएंगे एक्सरसाइज 9A का। लास्ट वीडियो में आपने 17 तक के क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से समझा था। अगर कुछ बच्चों ने उन वीडियोस को नहीं देखा जहां पर मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ समझाया क्वेश्चंस को, यानी क्वेश्चन नंबर 1 से 17 तक, तो उनका नीचे मैंने लिंक दे दिया डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से भी जाकर के आप देख सकते हैं, या ऊपर में आई बटन है वहाँ पर क्लिक करें, वहाँ से भी आपको वीडियोज़ मिल जाएंगे। आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ समझेंगे सभी क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 18 क्या दिया हुआ है हमें? एन अलॉय कंटेन्स 40% कॉपर, 32% निकल एंड रेस्ट जिंक। यानी कि अलॉय है, उसमें अलॉय किसको बोलते हैं आपको पता ही होगा, साइंस में हमने पढ़ा है कि बड़े बड़े पत्थर होते हैं, ठीक है, उनके अंदर कई टाइप से मेटल्स मटेरियल्स होते हैं। ओके, तो एक अलॉय है जिसके अंदर जिसको हम लोग जब पिघलाते हैं या फिर जो भी हम काम करते हैं अलॉय के ऊपर तोड़ते फोड़ते हैं, तो उसके अंदर से 40% हमें कॉपर मिलता है, 32% निकल मिलता है, और जो बच जाता है ना वो जिंक मिल जाता है हमें। ओके, तो फाइंड द मास ऑफ जिंक इन 1 kg ऑफ द अलॉय। तो बताइए कि 1 kg अगर हम अलॉय लेते हैं तो कितना जिंक आएगा उसमें, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो देखो, सबसे पहले तो ये ध्यान दो आप कि अलॉय जो होगा वो टोटल 100% होगा, ठीक है। इसमें से 40% कॉपर है और 32% निकिल है, तो टोटल कितना हो गया? 72%। तो ये दोनों मिला के हो गए। तो 100 में से 72 जब ये दोनों हो गए तो बचा कितना? रेस्ट हमको बोला था ना कि जो बच गया वही जिंक है, तो बचा कितना परसेंट? बच गया हमारा 28%। 100 में से 72 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 28 आएगा। तो हम 28% ही हमारे पास जिंक है एक अलॉय में। तो अब हमको ये बताना है कि 1 kg अगर हम क्या ले लेते हैं, एक अलॉय ले लेते हैं, ठीक है, तो उसमें कितना जिंक निकलेगा ये बताना है। तो बहुत ईजी तरीके से इसको आपको सॉल्व करना है, ये सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप क्या करें, इतना लिख लें, अलॉय कंटेंट्स 40% कॉपर, 32% निकल, एंड यहाँ पे मैं थोड़ा सा जल्दी में था इसलिए मैंने नहीं लिखा, आप लिख सकते हैं कि रेस्ट ऑफ जिंक, ये भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं चाहे तो, ठीक है। तो जिंक कितना हो जाएगा हमारा, मैंने आपको बताया ना 40% 32% अगर निकल है और ये 40% कॉपर है, तो जो बच गया वो जिंक है, तो दोनों मिला देते हैं हम तो 72 आ जाता है। तो 100 में से 72 माइनस करो तो 28% जो हो जाएगा वो हो जाएगा जिंक। और लाए देखो टोटल एक्चुअल में अब खुद में वो 100% है, समझ आ रहा है ना। तो उस 100% में से ही हमें दिया हुआ है इतना इतना कॉपर और निकल, तो 28% हो जाएगा हमारा जिंक। अब हमको क्या बताना है, 1 kg जो हमारा अलॉय है उसमें कितना जिंक निकलता है। तो हमको पता है, देखो 1 kg का जो 28% निकलेगा वो तो केजी में निकलेगा नहीं, वो निकलेगा ग्राम में। तो हम सबसे पहले कन्वर्ट कर देंगे 1 kg को ग्राम में। तो 1 kg में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम होते हैं। तो बस यहाँ पे आप शॉर्टकट में लिख लो कि अलॉय जो भी हमारा स्टेटमेंट दिया है यहाँ पे, फाइंड द मास ऑफ जिंक लिखा है ना, तो मास ऑफ जिंक इन 1 kg ऑफ द अलॉय, इतना लिख लेना। मास से लेकर के स्टार्ट करना, ठीक है। उसके बाद ऑफ जिंक इन 1 kg ऑफ अलॉय, यानी कि अलॉय तक लास्ट तक लिख देना स्टेटमेंट। और उसके बाद फिर लिखना 1 kg में कितने होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम अलॉय। इतना आप जरूर बता देना कि 1 kg में 1000 ग्राम जो होता है वो अलॉय होता है, ठीक है। तो अब हमको क्या बताना है कि 1000 का ही 28% बताना है। इज दैट क्लियर कि 1000 में से 28% अगर हम बताना चाहें तो वो कितना होगा। तो बस इस टाइप से लिख लो आप, 28% ऑफ 1000। अब इसको निकालना है तो 28% को आपको निकालने का तरीका पता ही है, क्या करना पड़ता है, 28 डिवाइड बाई 100 लिखते हैं हम परसेंट के बदले में, ऑफ के जगह में मल्टीप्लाई का साइन, और इसको 1000, और ये क्या में है, ग्राम में। तो एक बार आप ग्राम में शुरू में लिख सकते हैं, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये 20 से ये 20 कट गया, तो ये 28 मल्टीप्लाई 10 कितना हो जाएगा, 208 ग्राम हो जाएगा, सॉरी 280 ग्राम हो जाएगा। समझ में आया? कुछ नहीं आया फिर से समझाता हूँ। देखो यहाँ पर कि अलॉय में जो भी जिंक निकलेगा वो 28% निकलेगा, इतना तो क्लियर है। तो जिंक जो 28% है वो केजी में निकलेगा नहीं, केजी में अगर हम निकालते हैं तो वो डेसिमल में निकल जाएगा, क्योंकि 1 kg में से अगर हम 28% देंगे, क्या 50% अगर देखते हैं तो हाफ kg हो जाएगा, जो कि 0.5 kg लिखाता है, ठीक। तो इसका मतलब हमने क्या समझा कि वो ग्राम में निकलेगा। इसलिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले उस केजी को ग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे कि 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम अलॉय होगा। तो अब हमको क्या बताना है, 28% ही बताना है 1 kg का, यानी कि 1000 ग्राम का। तो बस उसको इस तरीके से सॉल्व कर लेना है। आइए अब जल्दी से क्वेश्चन नंबर 19 भी समझ लेते हैं। क्या दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 19 में, बैलेंस डाइट शुड कंटेंट 12% ऑफ प्रोटीन। यानी कि जो बैलेंस डाइट होता है, यानी एकदम अच्छा खाना जिससे ज़्यादा आप हेल्दी भी ना हो, ठीक है, ज़्यादा मोटे भी ना हो और ज़्यादा कमज़ोर भी ना हो, तो उसमें 12% प्रोटीन होता है, 25% फैट होता है और 63% कार्बोहाइड्रेट होता है। तो आगे हमसे कहा जा रहा है, इफ़ ए चाइल्ड नीड 2600 कैलोरीज इन हिज फूड डेली, यानी एक बच्चा अगर 2600 कैलोरी अगर एक बच्चे को चाहिए डेली अपने खाने में, तो फाइंड, ताकि वो फिट रहे, बैलेंस रहे उसका डाइट, तो फाइंड इन कैलोरीज द अमाउंट ऑफ ईच ऑफ दिस इन हिज डेली फूड इनटेक। यानी कि अब हमको ये बताना है कि 12% जो प्रोटीन वो लेगा तो उसमें कितने कैलोरीज होंगे, यानी प्रोटीन के कितने कैलोरीज होंगे।
फैट के कितने कैलोरीज होंगे। टोटल देखो हमको दिया हुआ है ये 100% कैलोरीज दिया हुआ है हमें, तो बस हमें 100% कैलोरीज में से 12% प्रोटीन का कैलोरीज बताना है, 25% फैट का कैलोरीज बताना है और 63% कार्बोहाइड्रेट्स का कैलोरीज बताना है। आइए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो हम बताएंगे कि बच्चे को कितना कैलोरीज चाहिए, तो बच्चे को 2600 कैलोरीज चाहिए। तो हमें अमाउंट बताना है 12% प्रोटीन का, तो बस 12% निकाल देना आपको 2600 का। इस तरीके से 12% ऑफ 2600, इसको निकालने का तरीका आपको पता ही है, 12/100 हो जाता है परसेंट की जगह में, ऑफ की जगह पे मल्टीप्लाई का साइन और ये हो जाता है 2600। ये 20 से ये 20 कट गया हमारा, 12 का अब इसके 26 का अब 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो आप मल्टीप्लाई करो या फिर माइंड में जो हमने आपको प्लस करना सिखाया है उससे कर दो। तो 26 का अगर हम 10 टाइम टेबल पढ़ेंगे तो कितना आएगा, 260 आ जाएगा। उसके बाद 2 टाइम और हमें टेबल पढ़ना है, तो 26 टू कितना होता है हमारा 52 होता है। तो बस इसमें 52 ऐड कर दो शॉर्टकट तरीके में, तो ये जगह 2 और ये 11 का 1 कैरी हो गया 1 और ये 3, यानी कि 312। इसका अगर आप मल्टीप्लाई भी करोगे तो भी 312 आएगा, और शॉर्टकट तरीके से आप इसको 26 को 10 से और 2 से अलग अलग अगर मल्टीप्लाई करके ऐड भी करते हो तो 312 आएगा। ये डिस्ट्रीब्यूट प्रॉपर्टीज़ है, तो जो आपने क्लास 6 में पढ़ा है डिस्ट्रीब्यूट प्रॉपर्टीज़, उनका यहाँ पे यूज़ होगा आपको जब आपको ईजी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो टाइम इससे बहुत ज़्यादा आपका बच जाएगा। तो कितना कैलोरीज चाहिए उसे, 312 कैलोरीज चाहिए उस बच्चे को प्रोटीन के। इस तरीके से आपको इसको प्रोटीन का बताना था। सेम उसी तरीके से आपको निकाल देना है 25% फैट का, तो अमाउंट ऑफ यही लिखिएगा, अमाउंट ऑफ 25% ऑफ फैट ये वाला, और उसके बाद फिर 25% ऑफ 2600 करके उसका 25% निकाल दीजिएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 25/100 मल्टीप्लाई 2600, 20 से 20 कट हो जाएगा, फिर से इसका मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर फिर से हमारा अब देखो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, तो अब हम क्या करते हैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई ही कर देते हैं। 25 मल्टीप्लाई 26, तो ये 6 5 30 का 0 कैरी हो गया 3, 6 2 12 और 3 हमारा 15, इधर 2 5 10 का 0 कैरी हो गया 1, 2 2 4 और 1 5, तो हो जाएगा 0 5 5 और 1 6, यानी कि 650 कैलोरीज चाहिए उसे, किसके, तो फैट के कैलोरीज चाहिए। इसी तरीके से सेम जो हमारा 63% ऑफ कार्बोहाइड्रेट है वो भी आप निकाल सकते हैं, बस सेम यही काम करना है। 63 मल्टीप्लाई 63% और डिवाइड में 100 कीजिएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 2600 से, तो आपको उसको फैट के कितने कैलोरीज चाहिए वो पता चल जाएगा। बस ये बहुत ईजी क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 19। उसी टाइप से आप उसको कार्बोहाइड्रेट का निकाल लीजिएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या दिया हुआ है, गन पाउडर कॉन्टेंस 75% नाइट्रे एंड 10% सल्फर, यानी गन पाउडर में 75% नाइट्रे होता है और 10% सल्फर होता है। तो फाइंड द अमाउंट ऑफ गन पाउडर विच कैरी 9 kg नाइट्रेट, ठीक है, यानी कि बताइए कि कितना हम गन पाउडर ले लें ताकि 9 kg नाइट्रे आ सके। देखो 1 kg में हमारे यहाँ पे दिया जा रहा है 75% नाइट्रे, ठीक है, तो 9 kg हमें अगर नाइट्रे चाहिए तो कितना हमें गन पाउडर लगेगा, कितना हमें कितना kg गन पाउडर लगेगा ये बताना है, पहला क्वेश्चन। उसी के आगे और भी एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि व्हाट अमाउंट ऑफ गन पाउडर वुड कॉन्टेन 2.5 kg सल्फर, यानी कि अब सल्फर भी बताइए कि 2.5 kg अगर हमें सल्फर चाहिए तो फिर कितना हमें गन पाउडर लगेगा, यानी कि जिस तरीके से आप इसको निकालेंगे सेम उसी तरीके से आपको इसको भी निकालना है। आइए इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट वाला जो नाइट्रे वाला हमें क्वेश्चन दिया हुआ उसे सॉल्व करेंगे। देखो क्या दिया हुआ था हमें, मान लेते हैं 1 kg गन पाउडर में 75% नाइट्रे, हमने यहाँ पर 1 kg वगैरह नहीं लिखा था, लेकिन वहाँ पर साफ बोला गया था कि गन पाउडर में 75% नाइट्रे होता है। तो 1 kg रहे चाहे 10 kg रहे 75% ही नाइट्रे होगा। तो 1 kg गन पाउडर में 75% नाइट्रे है, तो हम निकाल लेते हैं कि कितना होगा नाइट्रे। 75% तो हमें परसेंट में है, हमें अमाउंट तो नहीं पता चल रहा है कि कितना ग्राम है, ठीक है, तो हम 75% निकाल लेंगे 1 kg का। इस तरीके से 75% ऑफ 1 kg, तो ये हो जाएगा हमारा 75/100, ऑफ के जगह में मल्टीप्लाई, और 1 kg हमको पता ही है कि 1 kg को क्या करना पड़ेगा, हमें ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि 75 जो निकलेगा परसेंट वो ग्राम में निकलेगा। तो 1 kg में कितने ग्राम हो जाएंगे हमारे 1000 ग्राम। ये 20 से ये 20 कट हो गया, तो ये हो जाएगा हमारा 75, और एक जीरो ये 10 वाला यहाँ पे उतर जाएगा, यानी कि 1 kg गन पाउडर में 750 ग्राम क्या होगा, नाइट्रे होगा, ठीक है। अब हमसे क्वेश्चन ये पूछ रहा था कि बताइए 9 kg जो नाइट्रे है वो उसके लिए हमें कितना ग्राम, मतलब कितना क्या चाहिए, गन पाउडर चाहिए। अगर हमें देखो 1 kg में कितना निकल रहा है गन पाउडर, 1 kg गन पाउडर में कितना नाइट्रे निकला, 750 ग्राम निकला। तो हमसे यही बस पूछ रहा है कि अगर हमको ये 750 नहीं चाहिए, हमें 9 kg नाइट्रे चाहिए, तो कितना kg गन पाउडर लेना पड़ेगा। तो बस आपको क्या करना पड़ेगा, 9 kg वाले से इसे डिवाइड देना पड़ेगा। इस तरीके से यहाँ पे लिख लें आप कि अमाउंट जो भी हमें स्टेटमेंट दिया हुआ था क्वेश्चन में कि अमाउंट ऑफ गन पाउडर, अमाउंट ऑफ गन पाउडर विच कैरी 9 kg नाइट्रे इक्वल टू, ठीक है,
तो इक्वल टू करके आपको बस कुछ नहीं करना, 9 kg से डिवाइड ही दे देना है आपको 750 ग्राम को। तो केजी और ग्राम अलग अलग यूनिट है, डिवाइड हो नहीं सकते हैं, तो इसको भी हम क्या करेंगे 9 kg को भी ग्राम में कन्वर्ट कर देंगे। तो 9 kg में कितने ग्राम हो जाएंगे, 1 kg में 1000, तो 9 kg में 9000 ग्राम और नीचे में 750 ग्राम। तो बस इसको आप कट कर लो, 0 से 0 कट हुआ हमारा, ये 5 से कट हो रहा है, 5 1 जा 5 और यह चलिए 2, तो 5 5 जा 25, ऊपर में 5 1 जा फिर 5 हो रहा है, यहाँ पर 4 इधर गया, बना लिए इसे 40, तो 5 8 जा 40 और ये 0 उतर जाएगा। फिर से ये दोनों 5 से कट रहे हैं, फिर से कट कर लेते हैं, 5 3 जा 15 हमारा, ऊपर में 5 3 जा 15, बच गया कितना 3 और ये हो जाएगा 5 6 जा 30। ठीक, अब ये 36/3 हो गया है, ये बार लिख लेते हैं नहीं तो ज़्यादा ये खिचड़ी हो जाएगा। 3 1 जा 3 और ऊपर में 3 1 जा 3, 3 2 जा 12, तो नीचे 1 आ गया, कोई वैल्यू नहीं, ऊपर में 12 है, यानी कि 12 kg जो होगा उसका वैल्यू हो जाएगा। समझ में आ गया बात कि 12 kg हमें चाहिए गन पाउडर, ताकि हमें 9 kg क्या मिल सके, नाइट्रे मिल सके। इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना था। अब इसी तरीके से आपको क्या निकालना है, इसका सल्फर वाला भी निकालना है। तो सेम यही स्टेटमेंट रुकिए मैं फिर से पॉज करके लिख लेता हूँ ताकि हमारा वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। सेम टू सेम स्टेटमेंट लिख लिया मैंने, जो पहले हमने लिखा था कि लेट द 1 kg गन पाउडर में, वहाँ पे हमने नाइट्रेट का बताया था, यहाँ पे अब सल्फर का बताना है। 10% सल्फर होगा तो अमाउंट ऑफ सल्फर निकाल देंगे हम 1 kg गन पाउडर में। तो 10% ऑफ 1 kg कितना होगा हमारा, 10/100 मल्टीप्लाई ऑफ की जगह में और 1 kg की जगह में 1000 लिखेंगे हम ग्राम वाला, 20 से 20 कट जाएगा, 10 × 10 इक्वल टू 100 ग्राम। इसका मतलब 1 kg में 100 ग्राम जो है वो सल्फर आ रहा है। तो हमको क्या बताना है, अमाउंट बताना है गन पाउडर का जिसमें 2.5 kg जो है वो सल्फर आ जाए। तो बस यही वाला जो स्टेटमेंट है सेम आपको उतार देना फिर से, अमाउंट ऑफ गन पाउडर विच कैरी 2.5 kg सल्फर। यहाँ पे नाइट्रेट लिखा था मैं 9 kg, यहाँ पे बस अब हो जाएगा कैरी के बाद 2.5 kg। स्टेटमेंट चेंज मत कीजिएगा, सेम रहने दीजिएगा। तो बस हमारा कितना हो जाएगा, फिर उसके बाद 2.5 kg को हम ऊपर में लिखेंगे और नीचे में नहीं रख देंगे हम 100 ग्राम को। तो हमको पता ही है ये अभी कट तो होगा नहीं क्योंकि केजी में ग्राम में है, तो हम इसे कन्वर्ट कर लेंगे। तो 2.5 kg में कितने ग्राम होंगे, तो 2 kg में होते हैं 2000 ग्राम और 5 का मतलब है हाफ kg यानी कि 500 ग्राम। तो 2.500 ग्राम, सॉरी ये हो जाएगा 2000 ग्राम और 500 ग्राम यानी कि 2500 ग्राम हो जाएगा इसका वैल्यू ग्राम में जब हम कन्वर्ट करेंगे तो। और नीचे में हमारे पास 100 है, तो अब ये 20 से ये 20 को कट किया, बच गया हमारे पास 25, यानी कि हमें 25 kg क्या लग जाएगा, गन पाउडर लग जाएगा, अगर हमें 2.5 kg चाहिए सल्फर। तो इस तरीके से आपको इन दोनों क्वेश्चंस को, इसके मतलब एक ही क्वेश्चंस के दोनों पार्ट को सॉल्व करना है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 21 हमें क्या दिया हुआ है कि डिवाइड 7000 अमॉन्ग ए बी एंड सी, यानी 7000 को ए बी और सी को डिवाइड दे दीजिए, यानी कि ए बी और सी को बांट दीजिए, डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। 7000 रुपीज़ है तो ए को कुछ दे दीजिए, बी को कुछ दे दीजिए और सी को कुछ दे दीजिए। तो कुछ मतलब ऐसे ही नहीं दे देना है, उसका कुछ रूल आपको फॉलो करना है। तो यहाँ पे आगे लिखा हमें सच दैट ए गेट्स 50% ऑफ वॉट बी गेट्स, यानी कि जितना बी को मिले ना, ताकि ऐसा दीजिए, आप डिवाइड ऐसा कीजिए ताकि ए को कितना मिले, बी का 50% मिले, यानी बी को जितना भी मिला था उसका आधा मिले ए को। 50% यानी कितना होता है, आधा होता है। ठीक है, उसके बाद बोल रहे हैं हमें कि बी गेट्स 50% ऑफ वॉट सी गेट्स, और बी को कितना मिले जितना कि सी को मिला है, यानी कि सी को सबसे ज़्यादा मिल रहा है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि ए को कितना मिल रहा है, 50% मिल रहा है बी का, और बी को कितना मिल रहा है, 50% मिल रहा है सी का, यानी कि सबसे ज़्यादा सी को मिल रहा है, उसका आधा बी को मिल रहा है, और बी का जितना भी होगा उसका आधा ए को मिल रहा है। ये यहाँ पे हमसे कहा जा रहा है। तो 7000 को हम कैसे डिवाइड करेंगे, आइए आपको जो मैथ में इसको कैसे सॉल्व करना है वो समझा देता हूँ। सबसे पहले हम मान लेते हैं कि जो सी है सबसे ज़्यादा सी को मिल रहा है, तो सी को कितना मिल रहा है, एक्स रुपीज़ मिल रहा है। ठीक है, तो बी को कितना मिलेगा, 50% ऑफ एक्स, तो 50% कितना होगा एक्स का, 50/100 मल्टीप्लाई एक्स, ये 0 से 0 कट हुआ, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, यानी 1 का मल्टीप्लाई एक्स से होगा तो ऊपर में एक्स आ जाएगा और नीचे में 2 जो है वो बदल जाएगा, यानी कि सिंपल 2 उतर जाएगा। तो बी को कितना मिलेगा, x/2 मिलेगा। अब हम लाते हैं लास्ट में ए को, क्योंकि ए को सबसे कम मिल रहा था, बी का भी आधा मिल रहा था, तो ए गेट्स इक्वल टू 50% ऑफ बी, यानी कि बी का 50% मिल रहा है ए को। तो बी को कितना मिल रहा था, x/2 मिल रहा था, तो 50% निकाल देना आपको x/2। तो 50% की जगह में हम 50/100 लिखेंगे। ठीक है, ऑफ की जगह में मल्टीप्लाई, और यहाँ बी की जगह में हम निकाल देंगे x/2, क्योंकि x/2 का ही आधा मिल रहा है। फिर से कट हो जाएगा, 0 से 0, 5 1 जा 5 और नीचे 5 2 जा 10, तो इसको कितना मिल जाएगा, x1 जा x और नीचे में 2 2 जा 4, यानी कि देखो सी को x मिल रहा है टोटल, तो बी को मिलेगा x/2 और ए को कितना मिलेगा, x/4। ये यहाँ पर हमको इतना समझ में आ गया। अब क्या हमसे कहा जा रहा था कि तीनों को जितना मिल रहा है वो कितना है एक्चुअल में, तो तीनों को अगर हम मिला दें तो कितना हो जा रहा है, 7000 रुपीज़ हो जा रहा है। तो यहाँ पे आप लिखिए वी है, हमारे पास है x
प्लस एक्स बाई टू फिर प्लस एक्स बाई फोर इक्वल टू 7,000, यानी कि इन लोग तीनों को कितना मिल रहा है, जितना भी मिलेगा इन लोग को तो टोटल मिला कितना रहेगा रुपीज़, अमाउंट 7,000 ही रहेगा। तो बस इक्वल टू 7,000 आपको कर देना है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 4 और 6 है हमारे पास डिनोमिनेटर में, तो एलसीएम हो जाएगा 4 ही, क्योंकि दोनों 2 के टेबल में आते हैं। एलसीएम ले लेते हैं 4। 4 का इसके नीचे वाले 1 से डिवाइड होगा तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, और ऊपर वाले x से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4x हो जाएगा। प्लस का साइन तो प्लस का साइन लगा लें, 4 को 2 से डिवाइड देंगे तो 2 आएगा, फिर जो 2 आया है आंसर उसका ऊपर वाले x से मल्टीप्लाई होगा तो 2x आ जाएगा। उसके बाद फिर 4 का 4 से डिवाइड देंगे तो 1 आ जाएगा, और 1 के ऊपर वाले x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1x, जिसको हम सिंगल x भी लिखते हैं, इक्वल टू जाएगा हमारा 7,000 रुपीज़। ठीक है, यहाँ से हम केवल क्या करना है, एक्स का, ये हम क्यों कर रहे हैं, ताकि हमें एक्स का वैल्यू पता चल सके, ताकि हमें फिर ये सब और पूरा निकाल सकें। ओके, तो अब ऐड कर देते हैं हम 4 और ये 2 6 हो जाएगा और 1 7, तो ये हो जाएगा 7x डिवाइड में 4 इक्वल टू 7,000। अब यहाँ से हम क्या करते हैं ना, इन दोनों नंबर्स को, ये 7 और 4 को इधर डायरेक्ट ट्रांसफर कर देते हैं। हमको x का वैल्यू निकालना है, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 7,000 पहले से इस साइड है, 7,000 लिख लेते हैं। ये जो 4 है वो अभी डिनोमिनेटर में था, तो राइट साइड में जब जाएगा इक्वल के तो क्या में हो जाएगा, न्यूमरेटर में आ जाएगा, तो ऊपर में लिख देंगे हम मल्टीप्लाई 4। उस तरीके से ये जो 7 था वो x के साथ मल्टीप्लाई में था, न्यूमरेटर में था, तो ये राइट साइड में जब आएगा 7,000 के साइड में, तो इधर आके जब ट्रांसफर करेंगे हम तो क्या हो जाएगा, ये हमारा डिनोमिनेटर में हो जाएगा, तो नीचे लिख देंगे हम 7 इस तरीके से। अब आते हैं इसे कट करने में, तो 7 1 7 कट हो रहा है, ऊपर भी 7 1 7 और ये 3 0 बच जा रहे हैं, यानी कि x इक्वल टू हमारा हो जाएगा 1000 मल्टीप्लाई 4, तो 1000 मल्टीप्लाई 4 कितना होगा, 4000 ही हो जाएगा डायरेक्ट हमारा। तो x का वैल्यू इस तरीके से हमारा निकल गया 4000 रुपीज़। इसका मतलब c को कितना मिलेगा, 4000 रुपीज़ मिलेगा c को। अब हमको क्या करना है, b को बताना है, तो लास्ट में इस तरीके से लिख देंगे, सो c गेट्स, यानी कि अमाउंट जो है c गेट्स इक्वल टू 4000 रुपीज़। अब निकालेंगे b को कितना मिला, तो b गेट्स, यहाँ एस लगा दें जरूर, तो b को कितना मिल रहा है, 50% ऑफ 4000 मिल रहा है, तो 50% ऑफ 4000, यानी कि c का ही आधा मिल रहा था, 50% मिल रहा था, तो 50% ऑफ 4000 कितना हो जाएगा, डायरेक्ट आप 2000 लिख भी सकते हैं या फिर निकाल के दिखा भी सकते हैं इस तरीके से। 50/100 मल्टीप्लाई 4000, तो 20 से 20 कट हो जाएगा, 5 4 जो हमारा होता है 20, और ये 10 और ये 10 मिलके यहाँ पे 20 लग जाएगा, यानी b को मिलेगा 2000 रुपीज़। अब a को कितना मिल रहा है, तो a गेट्स इक्वल टू 50% मिल रहा है उसको b का, यानी कि b को कितना मिला, 2000 मिला, तो a को मिलेगा 50% ऑफ 2000, यानी कि जितना b को मिला था उसका आधा मिलेगा, तो आधा कितना होगा, 2000 का 1000 होगा, उसको आप इस तरीके से निकाल भी सकते हैं। 50/100 परसेंट की जगह में ऑफ की जगह मल्टीप्लाई का साइन, और ये 2000, तो 20 से 20 फिर कट गया, 5 2 जो हो जाएगा हमारा 10, और यहाँ पर 1 0 जो बच गया है ये उतर जाएगा, और 1 0 ये जो बच गया ये उतर जाएगा, यानी कि 1000 रुपीज़ मिलेगा हमारे ए को। इस तरीके से जो 7000 है वो डिवाइड हो जाएगा, सी को 4000, बी को 2000 6000 और ए को 1000, इन टोटल 7000 रुपीज़। इस तरीके से आपको इनको डिवाइड करना था, यानी कि डिस्ट्रीब्यूट करना था ए बी सी को। इस तरीके से ईजी तरीके से सॉल्व हो गया आपका। आइए क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं, वो क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 22 में हमसे कहा जा रहा है, फाइंड द परसेंटेज ऑफ प्योर गोल्ड इन 22 कैरेट गोल्ड, यानी कि 22 कैरेट गोल्ड है तो उसमें प्योर गोल्ड का परसेंटेज बताइए। ठीक है, और आगे हमसे ये कहा जा रहा है, इफ़ 24 कैरेट गोल्ड इज 100% प्योर, यानी कि जो प्योर गोल्ड है वो कितना है, 24 कैरेट होता है। तो देखो साफ साफ यहाँ बता दिया गया है, हमें हिंट दे दिया गया है कि 22 कैरेट गोल्ड जो होता है वो कंटेन करता है 22 पार्ट्स आउट ऑफ 24 पार्ट्स। इसको रुक के मैं आपको समझा देता हूँ एक बार डायग्राम से। मान लो कि ये गोल्ड है, ठीक है, गोल्ड से बना हुआ कोई भी ज्वेलरी है इस तरीके से, तो 24 टाइम 1 2 3 4 5 6, पूरा 24 टाइम नहीं बनाऊंगा मैं, यहाँ पे लिख देता हूँ 24 टाइम्स। ठीक है, तो ये क्या होता है ना, 24 टाइम्स अगर केवल गोल्ड है तो 24 कैरेट गोल्ड कहलाएगा, यानी पूरे पार्ट अगर गोल्ड से बने हुए हैं तो वो होता है 24 कैरेट गोल्ड। लेकिन क्या होता है ना कि जब हम गोल्ड का कोई भी ज्वेलरी बनाते हैं तो पूरा अगर प्योर गोल्ड का बनाएंगे तो वो अच्छे से नहीं बनता है, उसमें शेप वगैरह अच्छे से नहीं आते हैं। ठीक है, उसमें कुछ ना कुछ मिलाना जरूरी है, तो सिल्वर मिलाएं या फिर कोई भी अलग मेटल मिलाना जरूरी होता है ताकि उसमें थोड़ा सा मजबूती आ सके। तो क्या किया जाता है, थोड़ा सा उसमें से गोल्ड को हटा दिया जाता है। तो यहाँ पर हम 2 मान लो, फिर से इतने ही टाइम आ रहा है हमारा, टोटल 24 टाइम ही हम ले लेते हैं कि 24 टाइम तो रहेगा ही सामान पूरा, लेकिन इस बार जो 2 टाइम रहेगा ना वो गोल्ड नहीं रहेगा, वो 2 टाइम उसमें क्या रहता है, सिल्वर रहता है, यानी कि 22 पीस उसमें गोल्ड के पार्ट होते हैं। ठीक है, और 2 पार्ट जो होते हैं वो सिल्वर के होते हैं, तो इसी को कहा जाता है 22 कैरेट गोल्ड। ठीक है, समझ में आ गया कि 22 कैरेट गोल्ड क्या होता है। टोटल 24 अगर गोल्ड है पूरे, तो 24 को ही हम कहते हैं क्या, 24 कैरेट गोल्ड, यानी कि एकदम प्योर गोल्ड। लेकिन अगर हम उसमें 2 कैरेट कुछ और मिला दें तो बच जाएगा 22 कैरेट। तो 24 में से 22 कैरेट का हमको यहाँ पे परसेंट बस बताना है कि प्योर गोल्ड कितना है,
तो बस आपको पता ही है कैसे निकालना है। 24 कैरेट ओरिजिनल होता है तो उसको नीचे लिख दो, और उसमें हमें कितना बोल रहा है 22 का निकालने के लिए बोल रहा है, तो 22 को ऊपर लिखो और मल्टीप्लाई कर दो 100% से, और इसको जल्दी से सॉल्व करना, कट करना, और आपके आंसर रेडी है। यहाँ पे आपको छाप कर दे भी दिया हिंट में 91 और 2/3%। तो बस वही कट कीजिएगा और लास्ट में मिक्स फ्रैक्शन लिखना, जैसे मैंने आपको सिखाया है हर बार। पिछले वाले कोई क्वेश्चन से मैंने आपको बताया कि मिक्स फ्रैक्शन लिखने का ट्रिक कैसे है, लास्ट में डिवाइड देकर के हम एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं, बस वही ट्रिक रखिएगा और आपका आंसर रेडी है। यहाँ पर मैं करके बता देता हूँ, जैसे कि ये हो जाएगा हमारा 2 के टेबल में 1 टाइम पे यानी 11 टाइम पे हो जाएगा हमारा 22, नीचे 2 के टेबल 12 टाइम पे हो जाएगा हमारा 24, फिर ये 2 से कट हो रहा है, सॉरी ये 4 से कट हो रहा है, तो 4 से हम कट कर, 2 से कट हो ही रहा था लेकिन हम बड़े नंबर से कट करते हैं ताकि काम और आसान हो जाए। तो 4 3 12 हो रहा था, और ऊपर 4 का टेबल हम 25 टाइम पढ़ते हैं तो कितना आता है हमारा 100 आ जाता है। तो बच क्या गया हमारे पास ऊपर में 25 मल्टीप्लाई 11, और नीचे में बच जा रहा है हमारे पास 3, तो 25/11 मल्टीप्लाई 3 लिख दो, इसका मल्टीप्लाई कर दो। तो 25 का टेबल 10 टाइम पढ़ते हैं तो 250 आता है, तो 11 टाइम पढ़ेंगे तो कितना आ जाएगा 275 आ जाएगा। तो ऊपर में लिख दो 275, नीचे में लिख दीजिए 3। अब इसको डिवाइड दे दीजिए इस तरीके से, 275 इस तरीके से इसे डिवाइड देना है कि 275 लिख लीजिए, 3 से डिवाइड दे दीजिए इसको, तो 3 9 जा हमारा कितना होता है 27 होता है, 3 9 जा 27 ले लेंगे, पूरा 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 कट हो गया, बच गया 5, तो 5 उतर जाएगा यहाँ पर, फिर 3 1 जा 3 हो जाएगा, बच जाएगा हमारा 2, तो अब रिमाइंडर बच गया 2। तो बस इसी को क्या करना रहता है एंटी क्लॉकवाइज घुमाना रहता है, यही ट्रिक है हमारा छोटा सा। तो इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे हम तो 2 जो नीचे में है वो ऊपर में आ जाएगा, तो ऊपर में 2 लिख दीजिए। 91 जो है इधर लेफ्ट में आ रहा है राइट से, तो लेफ्ट साइड लिख दीजिए 91, और ये 3 ऊपर से नीचे आ रहा है तो नीचे में 3 लिख दीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा 91 2/3%। इस तरीके से इसको आपको सॉल्व करना था, मैंने सॉल्व करके भी आपको बता दिया। अब आइए जो लास्ट क्वेश्चन है उसे भी सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या कहा जा रहा है कि द सैलरी ऑफ एन ऑफिसर इज इंक्रीज बाय 25%, यानी एक ऑफिसर का सैलरी है वो 25% बढ़ जा रहा है। यानी कि पहले मान लो 100 रुपीज़ था, 100 तो होगा नहीं, ऑफिसर का सैलरी है, तो फिर भी हम कंपेरिजन में यहाँ पे हम परसेंट निकाल रहे हैं तो हम 100 ही मानते हैं ताकि हमारा काम आसान हो जाए। तो मान लेते हैं 100 रुपीज़ अगर सैलरी था तो 25% बढ़ जा रहा है, इसका मतलब कितना हो जाएगा उसका 100 + 25 यानी कि 125 हो जा रहा है। ठीक है, तो बाई व्हाट परसेंट है ना शुड द न्यू सैलरी बी डिक्रीज, यानी न्यू सैलरी को अब कितना परसेंट कम किया जाए टू रिस्टोर द ओरिजिनल सैलरी, ताकि जो ओरिजिनल सैलरी है वो बन जाए, यानी कि 100 रुपीज़ ही बन जाए। समझ आ रहा है? तो ये देखो क्वेश्चन नंबर 14 की तरह ही यहाँ तो लगेगा यही कि भैया 25% इंक्रीज हो रहा था तो 25% हम डिक्रीज कर देंगे तो उससे हमारा पहले वाला सैलरी बन जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है क्योंकि अब नया सैलरी जो है वो ज़्यादा हो गया है, तो उसका 25% जरूरी नहीं कि जितना पहले का 25% था वही रहे, जरूरी नहीं, क्या रहता ही नहीं है। ठीक है, तो आइए इसको कैसे सॉल्व करना है, सेम टू सेम 14 और 15 जो मैंने आपको समझाया था ना ट्रिक छोटा सा, उसी तरीके से आपको यहाँ पे भी सॉल्व करना है। उस वीडियो का अगर आपने नहीं देखा होगा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ऊपर आई बटन में भी लिंक है, कहीं से भी आप जाकर के देख सकते हैं। आइए इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे आपने पहले 14 और 15 पढ़ा था वही काम करना है। मान लेते हैं कि जो प्रीवियस सैलरी ऑफिसर का वो 100 रुपीज़ है, तो न्यू सैलरी जो होगा 25% इंक्रीजमेंट के बाद क्या हो जाएगा 100 + 25 तो इक्वल टू 125। इस तरीके छोटे छोटे स्टेटमेंट बना ले अपने से, और फिर लास्ट वाले स्टेटमेंट में बोला ना आपको कि थोड़ा सा इसको याद करना पड़ेगा कि क्या बोल रहा है हमको कि डिक्रीजमेंट परसेंट बताइए कि कितना परसेंट डिक्रीज़ किया जाए उनके सैलरी को ताकि उनका पहला वाला ही सैलरी बन जाए। तो 125 में से हम कितना माइनस करेंगे कि पिछला वाला सैलरी बन जाएगा, तो 125 को अगर हम 100 बनाना चाहते हैं तो 25 माइनस करेंगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 25, और यहाँ पे हमको कंपेयर किससे करना है, किस सैलरी से हम जो हमारा डिक्रीजमेंट परसेंट है वो किस सैलरी से हम निकाल रहे हैं, तो ओरिजिनल सैलरी से निकाल रहे हैं कि हम न्यू वाले सैलरी से निकाल रहे हैं। तो साफ साफ यहाँ पे हमको न्यू सैलरी से निकालना है क्योंकि हमसे साफ कहा गया है कि जो नया सैलरी है उसको बताइए आप कि कितना कम किया जाए। ठीक है, तो यहाँ पर नया सैलरी कितना है 125 है, तो 125 को हम लिख देंगे नीचे में और फिर इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ये स्टेटमेंट जरूर एक बार आप पढ़ ले 14 15 वाला भी और ये वाला भी, ताकि आपको ये वाला एकदम क्लियर हो जाए। तो डिक्रीजमेंट परसेंट ऑफ सैलरी कंपेयर टू न्यू सैलरी, तो कितना डिक्रीजमेंट हो रहा है उसको ऊपर लिखो, वहाँ पे मोर और लेस हो रहा था तो हम ऊपर में लिख रहे थे, और जिससे हम कंपेयर कर रहे थे उसको नीचे लिख रहे थे। तो यहाँ पे कंपेयर न्यू सैलरी से कर रहे हैं तो न्यू सैलरी जो हमारा 125 उसको लिख देंगे नीचे, और फिर मल्टीप्लाई कर देंगे हम यहाँ पे 100 से। आइए जल्दी से इसको सॉल्व कर लेते हैं। 25 का टेबल 1 टाइम 25 होगा, और 5 टाइम पे हमारा कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा, क्योंकि 4 टाइम पे 100 होता है तो 5 टाइम पे 125। अब ये हमारा 5 और ये 100 भी कट हो रहा है, डिनोमिनेटर में है, और ये बीच में लटका है यानी कि न्यूमरेटर में है, तो इसको भी यहीं पे कट कर देते हैं। 5 1 जा 5 ऊपर 5 2 जा 10 और ये 0 उतर जाएगा, यानी कि डिनोमिनेटर क्लियर, ऊपर 21 जा 20%। इसका मतलब कि उनको 20% अगर हम कम कर देना न्यू सैलरी से तो उनका पिछला वाला सैलरी बन जाएगा। समझ में आया? देखो 100 रुपीज़ का 25% 25 ही रुपीज़ होगा, लेकिन 125 अब बन गया है ना, तो 125 का 25% 25 रुपीज़ नहीं होगा,
20% जो होगा वो होगा 25 रुपीज़। समझ में आया बात? इसलिए उनका सैलरी 20% अगर हम अब कम करेंगे ना तब फिर वो 100 रुपीज़ आएगा। अगर हम 25% कम कर देंगे ना तो ज़्यादा कम हो जाएगा, 100 से भी कम हो जाएगा। आप इसका 25% निकाल करके देख सकते हैं। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना था। लास्ट में आप स्टेटमेंट जरूर लिखेंगे हर बार, जैसे मैंने आपको बताया है कि एक छोटा सा स्टेटमेंट लास्ट में जरूर लिखें आंसर लिखने के बाद। यहाँ पे हमसे क्वेश्चन क्या किया था, बाई व्हाट परसेंट शुड द न्यू सैलरी बी डिक्रीज। तो यहाँ पे आप लिख दीजिएगा 20% द न्यू सैलरी बी डिक्रीज टू रिस्टोर द ओरिजिनल सैलरी, ताकि नया जो पिछला सैलरी था उसको रिस्टोर किया जा सके, उसी को दोबारा से दिया जा सके। इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है। ये आपको समझ में आया हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।